हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस भी कर लिया था, तो आज हमने इसका आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो एक और तेल शोधक कारखाना दिए गए हैं, एक और राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है। तातीपाका जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? कोयली कारखाना कहाँ पर है? नागलीपट्टिम कारखाना कहाँ पर है? और नुमालीगढ़ कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। तो तातीपाका जो है वो है आंध्र प्रदेश में, और कोयली जो है वो है गुजरात में, और नागीपट्टम जो है वो है तमिलनाडु में, और नुमलीगढ़ जो है वो है असम में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसकी थी? तो आप सभी को पता ही है, साक्षरता दर के बारे में अगर बात करी जाए तो सबसे कम उस समय बिहार की थी। बिहार की जो साक्षरता दर थी वो 61.8% थी। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो 65% थी। राजस्थान की अगर बात करी जाए तो राजस्थान की 66% है, और झारखंड की अगर बात करी जाए तो 66.4% है, और आंध्र प्रदेश की 67% है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में से सही नहीं है? ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। बी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। सी ऑप्शन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। डी ऑप्शन है, कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की 22.3% जनसंख्या शहरों में रहती है। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या, जो 10 लाख जनसंख्या होती है उससे अधिक वाले शहर जो है कवाल नगर कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों की संख्या 5 है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसमें से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, निवास दर या टीएफआर क्या थी? तो वो क्या थी? तो ए ऑप्शन है 3.4, बी ऑप्शन है 3.1, और सी ऑप्शन है 2.3, और डी ऑप्शन है 2.8। तो 2016 के अनुसार इसकी जो प्रजनन दर है वो थी 2.3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला ऊर्जा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। ए ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। विश्व में पाए जाने वाले 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। भारत में पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सूडालैंड और प्रमुख हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, नौकरी का आरक्षित जैव मंडल है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है ओडिशा में,
सी ऑप्शन है आसाम में, डी ऑप्शन है मेघालय में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नौकरेक आरक्षित जैव मंडल जो है वो आपका मेघालय में देखने को मिलता है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा शेखर में लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नौकरेक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। नौकरेक जो पहाड़ी है, नौकरेक जो गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसमें हाथी, हुलॉक, गिब्बन और प्रजातियां पाई जाती हैं। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान में सिट्रम इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है, जिसका नाम नोमांग नारंगी या जंगली संतरा है। मई 2009 में यूनेस्को ने इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन जलसंधि किसके बीच स्थित है? ए ऑप्शन मिनिकॉय अमीदेव, बी ऑप्शन है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, सी ऑप्शन है मिनिकॉय और मालदीव, डी ऑप्शन है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्कन जलसंधि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करी जाए तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल कावारती द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है पद्मा, डी ऑप्शन है सुवर्ण रेखा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये आपको याद रखना है। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि जो है इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी सहायक नदी है? कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहलाती है। कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। इसी नदी के तट पर हुगली नदी स्थित है। इस पर दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भी स्थित है। वर्तमान में यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी गई है। तो जितनी भी दामोदर नदी से क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने आपके साथ बता दिए। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है परतदार चट्टानों से, बी ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानों से, सी ऑप्शन है आग्नेय चट्टानों से, डी ऑप्शन है भूमध्यरेखीय चट्टानों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानों से बनी हुई है। इनका निर्माण आर्कियन नीस शिष्ट शैली के आच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है, जिनका कायांतरण अधिक हुआ है। इनमें शिष्ट कायलाट एवं स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धाराएं सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी बलि परियोजना कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है झेलम नदी पर, बी ऑप्शन है रावी नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है ब्यास नदी पर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथला झाकड़ी बड़ी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। नाथला झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर अवस्थित है, जिसकी 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं? ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है जाम्बिया। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
रूस के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। रूस के पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो 14 है, जिसमें आते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया इत्यादि। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर वाली जो कंट्री है वो रूस है, जिसमें 14 देश मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है। ए ऑप्शन है काला सागर और मारमारा सागर के बीच। बी ऑप्शन है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। सी ऑप्शन है आपका अरब सागर एवं लाल सागर के बीच। डी ऑप्शन है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। हार्मुज जल संधि जो है किन कौन के बीच में पाई जाती है? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच, और मारमरा और काला सागर के बीच जो संधि है जो कि तुर्की में है, और ये यहाँ पर संधि होती है बास्पोरस। ये याद रखिएगा। मारमरा एवं एशियन सागर के बीच भी जो संधि है उसे डार्डेनलीज संधि कहते हैं। अरब सागर तथा लाल सागर के बीच में जिबूती संधि है, जिसे बाल अल मंडेब जल संधि भी कहा जाता है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर जो कि स्पेन मोरक्को में है, इसे जिब्राल्टर संधि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला कथन है, क्वेश्चन है जिसमें कथन कहा गया है कि हवा के पैटर्न्स दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। फिर इसका कारण बताया गया है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो इसका जो कथन है, ए कारण दोनों सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही बातें सही कही गई हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई विपरीत दिशा में वामावर्त घूमते हैं। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि सीपीआई है और डीएमके है तो बीजेपी क्या होगा? तो ये आपको बताना है। अब जैसे V+1C हो गया, ठीक है। जे प्लस नहीं, जे माइनस करेंगे, J-3G हो गया, और P+2 अगर करेंगे तो R हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। -+1 ये इसमें रूल लगा है, +1 -3 +2, तब ये बना है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, शीला मीना से बड़ी है, कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, नीतू सिंधु से छोटी है जो नलिनी के बराबर है, जबकि मीना कामिनी से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन है? जैसे जैसे बताया गया है वैसे लिखते जाइए, बहुत ही सरल होते हैं। शीला मीना से बड़ी है, ठीक है। मीना सिंधु से बड़ी है, तो यहाँ सिंधु लिख दो। सिंधु नलिनी के बराबर है तो नलिनी लिख दो। नलिनी कामिनी बराबर है तो कामिनी लिख दो। फिर कामिनी से बड़ी नीतू है तो नीतू लिख दो। इस तरह से आप अपना चार्ट बना सकते हो। तो सबसे बड़े जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? तो सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी शीला। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त आकृति में छूटा हुआ अंक कौन सा है? तो इसमें 30, 36, 22, फिर 11, 15, 18, 72, 60। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो वृत्त में संख्याएं घड़ी की सुइयों में विपरीत दिशा में घूम रही हैं। तो एक चक्कर में घूमने के बाद क्या होता है कि 1/2 वृत्त में चला जाता है।
तत्पश्चात एक चक्कर में घूमने बाद दूसरे वृत्त की संख्या जो है 4 गुना वृद्धि कर लेती है। तो अब इसका 11 गुणे 4 अगर कर देंगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। 4 गुना घुमाना है तो यहाँ आ जाएगा 4। 11 चौकू 44। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? तो ये भी बहुत सरल है। यदि 17 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन रहा था? शनिवार था। तो आपको 22 दिसंबर 1984 को बताना, तो आपको पता होना चाहिए 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 17 दिसंबर 1983 को रविवार होगा। अब साल में साधारण वर्ष जब होता है तो एक साल में विषम संख्याओं की संख्या 1 होती है और विषम जो लीप वर्ष होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। जो साधारण साल होता है, मेरे कहने का मतलब है जो नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर नहीं होता है, उसमें विषम संख्यक दिन होता है 1। ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिन होते हैं 2। तो 3 दिसंबर और 17 दिसंबर 1984 को होगा आपका मंगलवार। कैसे होगा ये आप समझिएगा। 3 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। 1982 साधारण वर्ष तो एक एक 83 साधारण वर्ष 1 और फिर 2 फिर 2 तो फिर 3 विषम दिन हो जाएंगे। तो फिर रविवार से 3 दिन आगे बढ़वा दीजिए तो आपको मंगलवार मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 38.6% गन्ना उत्पादित किया जाता है। तिलहन की अगर बात करी जाए तो तिलहन में राजस्थान आगे है, जूट में पश्चिम बंगाल और कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। ओके। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, जिसमें संस्थान और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो भातखंडे संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1926 को लखनऊ में ये स्थित हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकादमी की 8 फरवरी 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई। ये बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकादमी की 1962 में हुई थी 8 फरवरी को, और 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आई वर्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के किसे चुना गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरण मजूमदार शाह। इतना पुराना करंट अफेयर पूछा नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूरे हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।